प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर एसएसएम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 6 है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे वो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बताइए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियां के जो जोड़े हैं वो 3 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? बताइए, यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा है कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है? HNO3, B है HCl, C है CH3COOH, D है H2SO4। तो इन चारों विकल्प में से दुर्बल अम्ल जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CH3COOH जो है यह दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। बताइए, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का जो अणुसूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी है। सामान्य दृष्टि के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? बताइए, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी f बराबर r/2 हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बताइए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, बी है सिलिकॉन का, सी है यूरेनियम का और डी है प्लूटोनियम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो बाह्य दल पुंज होता है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल पुंज हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। बताइए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है वो मुकुलन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न में पूछा है, निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारे को या टंगस्टन को? तो किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका प्रतीक जो होता है Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। किस दर्पण से
वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बताइए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? पहला विकल्प आपके सामने है। पहले विकल्प में दिया है समतल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है उत्तल दर्पण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस प्रश्न का एकदम सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 11। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण बताइए। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण है वो हाइपोटेंशन है। क्या है? हाइपोटेंशन ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 दिया है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? बताइए मनुष्य और जो अन्य मांसाहारी जीव होते हैं वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, वसा का या उपरोक्त सभी का? तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सेल्यूलोज बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्न में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? बताइए इनमें से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सी है, Cl है, Na है या P है? तो बताइए विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो यहां पर आपका सही आंसर सोडियम हो जाएगा। Na हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? बताइए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? बताइए मानव आंख की जो रेटिना है उसके द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, बी में दिया है वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है, डी है वास्तविक और सीधा होता है। तो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक लेकिन उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 16। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह किसके कारण से होता है? बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण से प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण से प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 17। मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है? बताइए मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या 245 दिन? तो मानव में गर्भ की अवधि जो होती है वो 270 दिन की होती है। ऑप्शन ए 270 दिन हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? बताइए हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के अपर रूप है। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट जो है प्यारे बच्चों यह कार्बन के अपर रूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए इसमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है जल और डी है क्लोरोफिल। तो बताइए इनमें से किस पदार्थ की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है?
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए CO2 हमारा एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बताइए, प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी होती है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी संरचनाओं को प्यारे बच्चों अवशेषी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 22, CFC क्या है? बताइए, CFC क्या है? तो प्यारे बच्चों CFC जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विकल्प ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मानव वक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है या परिवहन का है? तो मानव वक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो यह उत्सर्जन का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी उत्सर्जन हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से होते हैं? सूखे बीज होते हैं, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बीज होते हैं वो बीज अंकुरित बीज होते हैं। कौन से होते हैं? अंकुरित बीज का उपयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 25, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? बताइए, इनमें से कौन अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? पहला टिश्यू पेपर, बी है केले का छिलका, सी है प्लास्टिक, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय कचरा जो है वो प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल से होता है, अवतल से होता है, बाइफोकल से होता है या बेलनाकार? तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है प्यारे बच्चों इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी के साथ इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 में क्या पूछा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो इसमें बैंगनी रंग जो होता है इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? बताइए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा यह इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबे का है, लोहे का है, मैग्नीशियम का या फिर एल्यूमिनियम का? तो बताइए क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो याद रखिए क्रायोलाइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। बताइए, तरंग धैर्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है? कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रम के रूप में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, तरंग धैर्य को सामान्यतः जो व्यक्त किया जाता है वो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने टोटल
30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये पार्ट 6 में जो हमने 30 प्रश्न डिस्कस किए ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने बाकी सभी दोस्तों तक शेयर करिए। अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।